Hello everyone, this is Ritu Chaudhary. Today we will continue with chapter number 3, Politics of Planned Development. This is the fourth video lecture of this chapter. In the previous part, we have discussed about the major outcomes like foundation and the land reforms. And in this part, we are going to discuss about food crisis. Okay. So the agricultural situation went from bad to worse in the 1960s. 1960s में जो हमारी एग्रीकल्चरल सिचुएशन थी वो बद से बदतर हो गई, यानी कि अच्छी सिचुएशन तो पहले भी नहीं थी. इफ़ वी विल टॉक अबाउट द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स बिटवीन 1940s टू 1950s, उस टाइम पर भी इतना सफिशेंट फूड नहीं था हमारे पास कि हमारी पॉपुलेशन को मतलब पूरी तरीके से पॉपुलेशन को खिलाया जा सके. हार्डली फुलफिल होती थी ये सारे रिक्वायरमेंट. एंड द बिटवीन 1965 टू 1967 सीवियर ड्राउट्स अकर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और इस टाइम पीरियड पे कंट्री के कई सारे भागों में जो थे सूखे पड़ गए. एंड ऑन दैट टाइम ऑल्सो द कंट्री फेस्ड टू वॉर्स, one with Pakistan and another with China, and the foreign exchange crisis also. So all these reasons were responsible is severe food shortage in India. तो इस तरीके से भारत में जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो फूड की और भी बहुत ज़्यादा कमी हो गई. और सबसे ज़्यादा इसका जो एपी सेंटर बना वो था बिहार. बिहार दैट द फूड क्राइसिस वॉज मोस्ट एक्यूटली फेल्ट दैट द स्टेट फेस्ड ए नियर फेमाइन सिचुएशन. एक मतलब एक फेमाइन लाइक सिचुएशन यहाँ पे बन गई थी बिहार के अंदर. एंड द फूड शॉर्टेज वॉज सफिशेंट इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, with 9 districts producing less than half of their normal output. 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसी थी जो अपना जितना भी उनका आउटपुट होता था उससे हाफ वो प्रोड्यूस कर रही थी. एंड 5 ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स इनफैक्ट प्रोड्यूस्ड लेस देन 1/3 कर रही थी ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस्ड नॉर्मली अर्लियर. आप यहाँ पे देख सकते हो इन सब चीज़ों से कि कितना ज़्यादा मतलब बिहार के अंदर जो थी वो फूड की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन क्रिएट हो गया. माल न्यूट्रिशन मीन्स होता है, हिंदी में हम इसको बोलेंगे कुपोषण हो जाना. मीन्स मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स इनटेक हमें करनी चाहिए, जो एक मतलब कैलोरी जितनी लेनी चाहिए वो कैलोरी अगर कोई इनटेक ना करे तो कुपोषण हो जाता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है. तो ये सिचुएशन यहाँ पे आ गई. एंड इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द कैलोरीज इनटेक ड्रॉप्ड फ्रॉम 2200 पर कैपिटा पर डे. ओके, एज लो एज 1200 इन मैनी रीजन्स ऑफ द स्टेट. यानी कि जो नॉर्मल, वैसे नॉर्मल क्या डाइट होती है, कितनी कैलोरी इनटेक करनी चाहिए एक एवरेज पर्सन को, कितनी करनी चाहिए 2450. एक नॉर्मल पर्सन के लिए कैलोरी की जो डाइट है क्लास 9th में भी आपने डिस्कस किया था, स्टडी किया था. तो अब इनकी जो 1200 है वो घट के अब इनकी रह गई 2200. ये इनकी डाइट रह गई थी, कैलोरी इनटेक इनका ये रह गया था. तो जब इतना कम हो गया कैलोरी इनटेक तो माल न्यूट्रिशन तो अपने आप ही होना था. एंड डेथ रेट इन बिहार ऑल्सो इन 1967 वॉज 34% हाइयर. 34% बढ़ गया था डेथ रेट यहाँ पे बिहार के अंदर. जो लोगों की जो डेथ होती थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ हो गया था. फूड प्राइसेस ऑल्सो हिट ए हाई इन बिहार ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस पीरियड में जो फूड प्राइसेस थे वो तो अपने आप ही हाई होंगे ना, क्योंकि जो सप्लाई अगर कम है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो रेट तो अपने आप ही हाई हो जाएंगे. इवन व्हेन कंपेयर्ड विद अदर नॉर्थ इंडियन स्टेट, वैसे तो कंडीशन सब में ही ख़राब थी, लेकिन सबका कंपैरिजन किया जाए तो बिहार की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस टाइम पे. फॉर वीट एंड राइस द प्राइजेज इन द स्टेट वर ट्वाइस और मोर देन देयर प्राइजेज इन मोर प्रॉस्परस पंजाब. यहाँ पे इनके जो फूड प्राइजेस थे वो लगभग दुगने हो चुके थे. और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करी थी जोनिंग पॉलिसी. व्हाट इज़ दिस जोनिंग पॉलिसी? देखिए, जोनिंग पॉलिसी का मतलब है कि यू कैन नॉट ट्रेड ग्रीन इन अदर स्टेट. अपना जो भी आपका फूड ग्रीन्स है वो दूसरी स्टेट तक आप सप्लाई नहीं कर सकती. सो गवर्नमेंट हैड अडॉप्टेड दिस जोनिंग पॉलिसीज एंड प्रोहिबिटेड ट्रेड ऑफ फूड अक्रॉस स्टेट. दिस रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन बिहार ड्रामेटिकली. पूरी तरीके से बिहार की सिचुएशन को ही बदल दिया इस जोनिंग पॉलिसी ने, क्योंकि अब तो वहाँ पे बिल्कुल ही स्टारवेशन लाइक सिचुएशन हो गई. सबसे ज़्यादा जो सफ़रर रहे बिहार के अंदर, द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सफ़र्ड द मोस्ट. उन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे सफ़र किया.
पुअर पीपल ने। एंड द फूड क्राइसिस हैड मैनी कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आई ये। गवर्नमेंट हैड टू इम्पोर्ट वीट एंड हैड टू एक्सेप्ट फॉरेन एड। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, अपनी पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए, उनको एड देने के लिए फॉरेन एड यानी कि यूएस से उनको मदद मांगनी पड़ी कि भाई हमारे यहाँ की फूड सप्लाई करो। थोड़ा बहुत इम्पोर्ट कराना पड़ा वहाँ से, यूएस से। अब क्या बन गई, प्लानर्स जो थे हमारे, उनके जो इकोनॉमिक प्लानर थे, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बन गई कि वॉज टू सम हाउ अटेन सेल्फ सफिशेंसी इन फूड। जैसे तैसे करके फूड के अंदर जो है वो सेल्फ सफिशेंसी आनी चाहिए, चाहे हमें इसके लिए कोई भी प्लानिंग करनी पड़े। तो ये था हमारा फूड क्राइसिस। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज द ग्रीन रेवोल्यूशन। स्टूडेंट, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है दैट इज़ नॉट न्यू फॉर यू, राइट। पहले भी आपने क्लास 9th में ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा हुआ है कि ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली थी क्या। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द 6 मार्क क्वेश्चन। आप इसको मार्क करेंगे 6 मार्क्स क्वेश्चन के लिए फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन में आपको क्या है ये सब समझेंगे हम कि इन द फेस ऑफ द प्रीवेलिंग फूड क्राइसिस का हम फेस देख चुके हैं। द कंट्री वॉज क्लियरली वन नरेबल। ओके, वन नरेबल का मतलब होता है कि वीक, दैट कैन बी हर्ट ईजीली। बहुत वीक हो जाना जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, चाहे फिजिकली चाहे इमोशनली। टू एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर किसका था, यूएस का था। एंड डिपेंडेंट ऑन फूड एड, और उसके लिए अब देखिए जब यूएस के ऊपर डिपेंडेंट थी अपनी फूड एड के लिए, तो एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो वहीं का होगा। क्यों? क्योंकि जो यूएस था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, वो क्या चाहता था इन टर्न कि अगर वो उसको हेल्प करेगा ना, तो वो भारत को क्या प्रेशराइज कर रहा था कि आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करो। इकोनॉमिक पॉलिसी लाइक उस टाइम पर जो कोल्ड वॉर इरा थी, कोल्ड वॉर इरा के टाइम पे जैसे तैसे अब यूएस ये चाहता था कि जो भारत है वो उसका अलाई बन जाए, उसके साथ आ जाए और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को वो चेंज कर ले। तो ये प्रेशर था भारत के ऊपर, यानी कि ड्यूल प्रेशर थे। एक तो उसको हेल्प चाहिए थी, तो बाहर से उसकी डिपेंडेंसी बढ़ गई थी, इंपोर्ट हो रहा था ग्रेन अपनी कंट्री की को खाना देने के लिए। और दूसरा क्या हो रहा था, उसके ऊपर ये प्रेशर बनाया जा रहा था कि यू हैव टू चेंज योर इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इस तरीके से ड्यूअल प्रेशर था भारत के ऊपर। एंड द गवर्नमेंट अडॉप्टेड ए न्यू स्ट्रेटजी फॉर एग्रीकल्चर इन ऑर्डर टू इंश्योर फूड सफिशेंसी। अब यहाँ पे जो हमारे प्लानर्स थे, गवर्नमेंट ने एक नई स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया, क्या करने के लिए, फूड को इंश्योर करने के लिए, फूड सफिशेंसी को। अब उन्होंने देखिए क्या चेंज किया। पहले तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आई थी उसमें क्या था कि भाई जो हमारे लैगिंग बिहाइंड फार्मर्स है, जो पुअर फार्मर्स है, उनका डेवलपमेंट किया जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर को ऊपर उठाया जाए। और अब उनकी प्लानिंग चेंज हो गई थी। इंस्टेड ऑफ अर्लियर पॉलिसी ऑफ गिविंग मोर सपोर्ट टू द एरियाज एंड द फार्मर्स हु वर लैगिंग बिहाइंड, नाउ इट वॉज डिसाइडेड टू पुट मोर रिसोर्सेज। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेज थे वो किसको दिए जाएंगे, ज़्यादा रिसोर्सेज रिच फार्मर्स को दिए जाएंगे, यानी कि जिनके पास जो पहले से ही वेल ऑफ है, ऑलरेडी वेल ऑफ है, उनके पास इरिगेशन फैसिलिटी है, उनके पास थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने सोचा कि इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि पहले उन फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाए या उनको सारी एसेट प्रोवाइड कराए जाए, सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाए, उसके बाद इंतज़ार किया जाए कि कब प्रोडक्शन होगा। फ़िलहाल हमारे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने अपनी प्लानिंग चेंज की। अपनी प्लानिंग चेंज करके उन्होंने देने शुरू कर दिए एसेट। किसको देने शुरू कर दिए? जो हमारे पुअर जो रिच वेल ऑफ फार्मर्स थे उनको उन्होंने एसेट देना शुरू कर दिया। अब गवर्नमेंट ने जो रिच फार्मर्स थे उनको प्रोवाइड कराने शुरू किए हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, HYV सीड्स। आपने क्लास 9th में पढ़ा था, जिनके अंदर 3 गुना ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, क्या करने के लिए? फॉर द बेटर प्रोडक्शन के लिए, बेटर इरिगेशन ऑफ हाईली सब्सिडाइडेड प्राइजेस। देखिए सब्सिडाइडेड प्राइजेस का मतलब है कि एट ए चीपर रेट,
बहुत मतलब चीपर रेट पे उन्होंने वेल ऑफ फार्मर्स को, ये चीज़ आपको याद करनी है कि रिच फार्मर्स को, जो वेल ऑफ फार्मर्स थे, जो मतलब एक तरीके से जिनके पास एक मिडल टाइप ऑफ लैंड होल्डिंग्स थी, बहुत रिच भी नहीं कह सकते हम, रिच भी, और जिनके पास एक मिडल टाइप ऑफ लैंड होल्डिंग्स थी, मीडियम, तो उनको ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करानी शुरू की किसने, गवर्नमेंट ने, ताकि जल्दी से जल्दी इसके अच्छे रिजल्ट आए जा सके। द गवर्नमेंट ऑल्सो गेव ए गारंटी टू बाई द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर एट ए गिवन प्राइस। अब यहाँ पे गिवन प्राइस बेसिकली रिलेटेड टू MSP, आपने क्लास 9th में डिस्कस किया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि प्रोडक्शन से पहले ही गवर्नमेंट ये फिक्स कर देती है किस प्राइजेस पे आपकी जो वीट को है उसको उठाएगी, चाहे वो ख़राब हो जाए बारिश की वजह से, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वॉट एवर जो भी उसका जो ग्रेन है उसको एक फ़िक्स प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट वहाँ से परचेज़ करेगी। तो उन्होंने फार्मर को ये भी अश्योरिटी दी कि आपके MSP पे, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आपके वीट ग्रेन को उठा लिया जाएगा। एंड दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, एंड दिस इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली स्ट्रेस किस पे था, वीट एंड राइस पे, यानी कि टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, कि हमारी डिपेंडेंसी किसी दूसरी कंट्री पे ना रहे, हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए और हमारे पास इतना ज़्यादा ग्रेन हो जाए कि हमें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कराना ही ना पड़े और किसी का भी अननेसेसरी प्रेशर हमें ना झेलना पड़े। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन की जो स्टार्टिंग थी तो मॉडरेट था, इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, लेकिन इतना ज़रूर हो गया कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हमारे पास इतना प्रोडक्शन ज़रूर हो गया। और बेसिकली उन एरियाज़ पे स्ट्रेस दिया गया था जहाँ पे एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, लाइक हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहाँ पे गुड ड्रेनेज सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, जहाँ पे इरिगेशन की कोई कमी नहीं है। ना कि ऐसे एरिया के अंदर कि पहले तो वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी पहुँचाई जाए, उसके बाद उनको सब्सिडाइज रेट पे सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए, टेक्नोलॉजी दी जाए, उसके बाद हम इंतज़ार करें। यानी कि बेसिकली ये वो रीज़न थे जो प्रॉस्पेरस हुए हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये कुछ रीज़न थे जहाँ पे गवर्नमेंट ने स्ट्रेस दिया एग्रीकल्चर के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, राइट। सो द रिच पीजेंट एंड द लार्ज लैंड ओनर्स, या वी कैन से लैंड होल्डर्स, वर द मेजर बेनिफिशरीज ऑफ द प्रोसेस। इस प्रोसेस का सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो इनको मिला। द ग्रीन रेवोल्यूशन डिलीवर्ड ओनली मॉडरेट एग्रीकल्चर एज आई टोल्ड यू एंड ग्रोथ, बट मेनली क्या था कि सेल्फ सफिशेंसी आ गई, कंट्री के अंदर फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है पहले से काफ़ी। अब ऐसा नहीं हुआ कि हमें इंपोर्ट कराना पड़े, इतना फूड हमारी कंट्री में हो गया। बट इंक्रीज्ड क्या हो गया, पोलराइजेशन क्या होता है, यानी कि 2 पोल्स बन गए, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था बुक 1 के, बिटवीन द क्लासेस। अब पोलराइजेशन हो गया बिटवीन द क्लासेस एंड बिटवीन द रीजन। हाउ, अब क्लासेस के बीच में क्या हो गया कि जो मिडिल क्लास थी, यानी कि जिनके पास मिडिल लैंड होल्डिंग्स थी, जिन जमींदारों के पास, अब वो उभर के सामने आए। ठीक है, पहले तो उनका ऐसा कुछ वो था नहीं ना, उनके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी। अब गवर्नमेंट ने जब इतनी सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई तो वो एक नई मिडिल क्लास का जन्म हो गया और वो प्रोस्पेरस हो गए। जो हमारे मिडिल क्लास फार्मर्स थे वो प्रोस्पेरस हो गए और एक गैप आ गया सोसाइटी में बिटवीन द रिच एंड द पुअर, क्योंकि वो पुअर थे वो तो और ज़्यादा पुअर हो गए क्योंकि उनको तो कोई फैसिलिटी मिली नहीं ना, और जो पहले से थोड़े बहुत वेल ऑफ थे अब वो काफ़ी अच्छे हो गए। तो इस तरीके से सोसाइटी के अंदर बीच में एक गैप हो गया एंड पोलराइजेशन बिटवीन द रीजन ऑल्सो, वो रीज़न जहाँ पे अच्छे ड्रेनेज पैटर्न था, अच्छी इरीगेशनल फैसिलिटीज़ थी, लाइक हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो इन स्टेट में क्या हुआ, ये जो रीज़न थे वो डेवलप हो गए, और जहाँ पे कोई भी ऐसा एग्रीकल्चरल कोई भी प्रोग्राम नहीं चलाए गए या जहाँ की जो टाइप ऑफ सॉइल थी दैट वाज नॉट फर्टाइल, तो वो क्या रह गए, वो बैकवर्ड रह गई। तो ये डिफरेंस आ गया बिटवीन द रीजन एंड द क्लासेस, राइट। ये कुछ आपके दे रखे हैं बुक में, आप इनको अंडरलाइन भी करेंगे कि कौन से थे ये बेसिकली रीजन्स, यू हैव टू अंडरलाइन दैट। और एक चीज़ और हुई, वन वॉज दैट द मैनी पार्ट ऑफ द स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन द पुअर पीजेंट्रीज एंड द लैंडलॉर्ड। अब एक बहुत कंट्रास्ट आ गया था पुअर पीजेंट्रीज में और लैंडलॉर्ड्स में। हमने देखा कि एक अलग ही क्लास डेवलप हो गई थी बिटवीन द रिच एंड द पुअर, एंड दैट प्रोड्यूस द कंडीशन फेवरेबल फॉर लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस। ओके,
लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन, लेफ्टीज कौन, मैंने आपको बार बार आपकी बुक में आ रहा है, राइटीज लेफ्टीज। लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, जो चाहती थी पुअर्स एंड वर्कर्स का वेलफेयर, सिर्फ वो चाहती थी कि सोशलिज्म मॉडल होना चाहिए यूएसएसआर का, और मतलब पूरे तरीके से। अगर इकोनॉमिक स्फेयर में हम देखें तो लेफ्ट विंग चाहती थी सिर्फ पुअर और वर्कर्स को ही ऊपर उठाना है, गवर्नमेंट को उन्हीं को ध्यान में रख के वेलफेयर प्रोग्राम्स और स्कीम्स चलानी चाहिए, ना कि मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास को देख के। वो थे लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया पुअर को, ऑर्गेनाइज द पुअर पीजेंट्स, उनको ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया कि भाई आप इनके अगेंस्ट में खड़े हो जाओ, ठीक है। तो एक ये प्रॉब्लम सामने आई। सेकेंडली मैंने आपको बताया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या, एक नई मिडिल क्लास पीजेंट्री जो थी, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, न्यू मिडिल क्लास पीजेंट्री, जो कि मैंने आपको अभी बताई थी कि एक नई क्लास, नई पीजेंट क्लास का जन्म हुआ। जैसे कि चौधरी चरण सिंह हमने पढ़ा था, वो उनका जन्म जो है इसी मिडिल क्लास से हुआ है, एक पीजेंट्री क्लास, मतलब जिनको, जो नई बनी थी, नई डेवलप्ड हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल लीडर्स मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री निकल के सामने आए इस नई मिडिल क्लास से, राइट। तो यहाँ तक हमारा ये है ग्रीन रेवोल्यूशन का। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वाइट रेवोल्यूशन। ये आपके बॉक्स में दिया गया है बेसिकली कि वाइट रेवोल्यूशन थी क्या, कैसे थी। तो आपने काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट देखी होंगी, जिंगल सुने होंगे अपने टीवी पे, अल्ट्री बटरी डिलीशियस, ठीक है ना, अल्ट्री बटरी डिलीशियस, ये एक जिंगल आता है, एक एडवर्टीजमेंट का पार्ट है, जिसमें एक लिटिल गर्ल को, यू कैन सी ओवर हियर ऑन योर बुक, एक गर्ल दिखाई गई है इसमें, इस पिक्चर के अंदर, ये इधर। तो यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि कैसे अपनी फिंगर्स को जो है वो लवेबल, ये एंडीरिंग कर रही है अपनी फिंगर्स को, लिटिल गर्ल होल्डिंग ए बटर्ड टोस्ट, अपने हाथ में एक बटर टोस्ट ले रखा है। दैट इज़ द एडवर्टीजमेंट ऑफ द अमूल। So did you know that behind the Amul product lies the successful story of the cooperative dairy farming in India? जो अमूल की कोऑपरेटिव डेयरी फार्मिंग है इंडिया में, उसके पीछे एक सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में क्या आपको पता है कि क्या थी? बेटा यहाँ पे एक नेम दिया गया है, वर्गीस कुरियन, यू हैव टू अंडरलाइन दैट। वर्गीस कुरियन इज कॉल्ड द मिल्कमैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले किया है इन द स्टोरी ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड दैट लॉन्च्ड अमूल। इन्होंने अमूल को लॉन्च करने में और एक पूरी गुजरात की कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन को एस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। स्पेशली इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द गुजरात। अमूल जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी, अमूल के स्टार्टिंग में मिल्क शुरू हुआ था, उसके बाद बटर शुरू हो गया, ड्राई मिल्क शुरू हो गया, क्रीम जो आ गई, और ड्राई मिल्क भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसकी, पनीर भी आता है अमूल का। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट जो हैं वो शुरू किए गए। स्टार्टिंग में मिल्क से शुरुआत हुई थी। तो बेसिकली जो ये आनंद, एक नेम है विलेज का, टाउन है गुजरात के अंदर, आनंद। Amul is a dairy cooperative movement joined by about 2.5 million milk producers in गुजरात। सबसे पहले ये शुरू की गई थी कोऑपरेटिव मूवमेंट गुजरात के अंदर बाय द वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन ने इसको शुरू किया था आनंद गांव से, टाउन से गुजरात के अंदर, जिसके अंदर 2.5 million milk producer joined this and the Amul pattern became यूनिक्वली अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द रूरल डेवलपमेंट। हम इसको सिर्फ यही नहीं कह सकते कि ये काम शुरू हुआ, मार्केटिंग शुरू हुई, बल्कि इसने शुरू किया क्या, रूरल डेवलपमेंट इसने शुरू किया, पॉवर्टी एलिवेशन। एक तरीके से लोगों को जब काम मिलेगा, रूरल डेवलपमेंट मिलेगा, काम मिलेगा, तो क्या होगा, पॉवर्टी एलिवेशन होगा, ठीक है, तो रोजगार मिलेगा लोगों को। इन 1970s द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कोल्ड, अब 1970 में, ये आपको अंडरलाइन कर लेना है यहाँ से कि 1970 में जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए थे उसको बुलाया गया ऑपरेशन फ्लड। इसी को कंटिन्यू करके स्टार्ट किया गया ऑपरेशन फ्लड। अब जो ऑपरेशन फ्लड है उसका मेन मोटिव क्या था? ऑपरेशन फ्लड ऑर्गेनाइज्ड कोऑपरेटिव्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स इनटू ए नेशन वाइड मिल्क ग्रिड, मतलब पूरे तरीके से मिल्क की एक नेशन वाइड ग्रिड बन जाए, पूरे के पूरे नेशन में हो मिल्क का ग्रिड, एक जाल बिछ जाए।
यानी कि जो बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं कि जिनके पास बहुत सारी जो एनिमल्स थे, गायें भैंसें थी, लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं था। उनको नहीं पता था कि हम अपने इस मिल्क को बाहर भी सप्लाई कर सकते हैं और इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू हो सकती है। तो यही एक आइडिया दिया था इन्होंने, वर्गीस कुरियन ने, कि भाई आप अपने इस मिल्क प्रोडक्ट को बाहर आप इस तरह से प्रोसेस करके इसको बेचा जा सकता है बाहर, और काफ़ी अर्निंग आप इसमें कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम ने काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार दिया था। तो सबसे पहला तो फ्लड ऑपरेशन का क्या मोटिव था कि पूरे के पूरी कंट्री के अंदर एक नेशन वाइड मिल्क ग्रिड बना देना विद द पर्पज़ ऑफ इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन, जिससे मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, ब्रिंगिंग द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर क्लोजर। अब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएं, एलिमिनेटिंग मिडलमैन। जो मिडलमैन होते हैं, जो गांव से दूध ले जाते हैं वहाँ से इन कॉमन पीजेंट से, और वो दूध सप्लाई किसी और को करते हैं जाके, मतलब बीच का काम करते हैं, यानी कि इनको तो हटा दिया जाए मिडलमैन को, और डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए प्रोड्यूसर्स का एंड कंज्यूमर्स का। तो ये इसका सेकंड एम था। पहला क्या था कि नेशन वाइड ग्रिड बनाना। दूसरा काम क्या था कि पूरे नेशन के अंदर मतलब मिडल मैन को एलिमिनेट करना, बीच में से हटा देना, और एक रेगुलर इनकम फिक्स हो जाए पूरे साल के लिए। एक किस तरह का प्रोसीजर कि एक हर मंथ मतलब एक रेगुलर इनकम आए लोगों के पास प्रॉपर, तो उनको प्रॉपर रोजगार मिले। तो ये 3 बेसिक एम थे इसके फ्लड ऑपरेशन फ्लड के, राइट। तो इसको हम सिर्फ एक डेयरी प्रोग्राम ही नहीं कह सकते, बल्कि इसने तो हमें क्या दिखाया है, पाथ ऑफ डेवलपमेंट। इस तरीके से हमें डेवलपमेंट का रास्ता इसने दिखाया है, राइट। और फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम फॉर रूरल हाउस होल्ड एंड एलिविएटिंग पॉवर्टी। जो गांव का एरिया था, गांव का जो बिल्कुल नीचे का तबका था, जो पुअर पीपल थे, उनके लिए रोज़गार दिया है, और पॉवर्टी को ख़त्म करने में काफ़ी योगदान दिया है ऑपरेशन फ्लड ने, और वी कैन से दैट वाइट रिवोल्यूशन, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा है विमेन का। विमेंस की डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, अभी आज के टाइम पर भी बढ़ रही हैं। बहुत सारी विमेन जो है ये चलाती हैं, और उनका मिल्क जो है बाहर सप्लाई होता है, और उसके बाद प्रोसेस के बाद इसको पैकेट्स में, अमूल पैकेट में जो है वो भर दिया जाता है। सो दैट इज़ अबाउट द वाइट रिवोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेटर डेवलपमेंट्स। लेटर डेवलपमेंट्स मतलब इन सब चीज़ों के बाद के डेवलपमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। The story of development in India took a significant turn from the end of 1960s. 1960s के आते आते कुछ चेंज हो गया काफ़ी ज़्यादा। बाकी डिटेल में इस चीज़ के बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर नंबर 5 में, जब नेहरू की डेथ हो जाती है और पूरी तरीके से जो इंदिरा गांधी है वो एक पॉपुलर लीडर बन के सामने आती है। ओके, सो शी डिसाइडेड टू फर्दर स्ट्रेंथन द रोल ऑफ द स्टेट इन कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग द इकोनॉमी। अब इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, मतलब कंट्रोल करने में। एक तरीके से वो कंट्रोल करना चाहती थी पूरी स्टेट को, डायरेक्टिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी फोकस किया। मतलब शी वांट द मॉडल ऑफ सोशलिज्म। तो उसकी आइडियोलॉजी, वैसे तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है सेंट्रिस्ट। एक होती है राइटीज़, लेफ्टीज़ एंड सेंट्रिस्ट, यानी कि नाइदर लेफ्टीज़ एंड नोर राइटीज़। सेंट्रिस्ट पार्टी मानी जाती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन उस टाइम पर जो आइडियोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं टिल्ट हो रही थी। द आइडियोलॉजी वॉज टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्टीज़। लेफ्टीज़ चाहती थी, लेफ्टीज़ क्या चाहते थे, सोशलिज्म चाहते थे, यानी कि पूरी तरीके से पूरी इकोनॉमी गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए, ऐसा वो चाहती थी। एंड द पीरियड फ्रॉम 1967 ऑनवर्ड विटनेस्ड मैनी न्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट इंडस्ट्री। इन्होंने प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया। एंड द गवर्नमेंट अनाउंस्ड मैनी प्रो पुअर प्रोग्राम्स, और गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रो पुअर प्रोग्राम्स को भी चलाया गया। बाकी जो है इस चैप्टर का जो भी कुछ है एसेंस, आप अगले 5th चैप्टर में, ये सब चीज़ें आपको चैप्टर नंबर 5 में दोबारा बताई जाएंगी, तो वहीं से हम डिस्कस करने वाले हैं। So with this the chapter is completed, and now in the next part of the video we will discuss the new topic that are added in your syllabus। जो 2 नए टॉपिक जो ऐड हुए हैं आपके सिलेबस में
वो कौन से हैं? एक तो नीति आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में हम, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नीति आयोग को कंप्लीट हम स्टडी करने वाले हैं। उसका मटेरियल भी मैं आपको व्हाट्सअप करूँगी कि कौन सा मटेरियल आपको उसके लिए तैयार करना है। तो अब ऐसा मत सोचना कि ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया, चैप्टर ओवर हो गया। अभी आपको अगले वीडियो पार्ट में जो न्यू हमारे एडिट टॉपिक हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।